हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस क्लास में हम लोग आज कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा टेनिस कोर्ट ओथ। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछली क्लास को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली को पैलेस में बुलाया गया और जहाँ पे कि उनके 600 मेंबर्स जो है वो शामिल हुए, लेकिन उनको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिली जो 40,000 पन्नों की डॉक्यूमेंट लेकर वो वहाँ पहुँचे थे, जिसमें कि उन्होंने ये डिमांड किया था कि उनके पूरे लोगों को मिला करके एक वोट नहीं काउंट किया जाए, बल्कि सबको अलग अलग राइट्स दिए जाएं। तो यहाँ पे जो 600 लोग थे उनके राइट्स को नहीं माना गया कि उनके वोट्स अलग अलग होंगे। तो थर्ड स्टेट जो है ये यहाँ से बिल्कुल भी बाहर निकल गई। इसने डिक्लेयर कर दिया कि ये नेशनल असेंबली है और लुई 16 ने क्या किया कि इनको लॉकड आउट कर दिया, बाहर इनको निकाल दिया और बंद कर लिया पैलेस को, मेन हॉल को। तो ये पूरी की पूरी जो 600 की जो संख्या थी, ठीक है, कॉमन लोगों की, नेशनल असेंबली की, ये लोग यहाँ से टेनिस कोर्ट पहुँचे, जहाँ पे कि इन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जब तक ये लोग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्लेस नहीं दिलवा लेते, कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाती है, तब तक ये लोग नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे, इसको डिसबैंड नहीं करेंगे। तो टेनिस कोर्ट में इन्होंने ओथ लिया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पीजेंट्स रिवॉल्ट, जो कि आपका जून में हुआ था और पूरे फ्रांस में ये हल्ला फैल गया था कि लोकल जो फ्यूडल्स लॉर्ड्स थे, ठीक है, जो लोकल सामंत हैं, ये आ रहे हैं और ये जितने भी ग्रैनरीज हैं, ठीक है, उन सबको छीन लेंगे और उसके बाद में फिर इन पे हमला करेंगे, इन पे सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर एक ग्रेट फियर हो गया और इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड्स जो थे उसको बर्न कर दिया, ग्रैनरी जो थी उसको लूट लिया। और उसके अलावा पूरे के पूरे पेरिस में अगर देखा जाए तो स्थिति जो है वो राइट्स की तरह हो गई थी। पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि लोग किंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ब्रेक कर दिया गया और रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो है वो लोगों के अंदर कूट कूट करके भर गया कि अब उन्हें बस कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, कहा गया कि नेशनल असेंबली के बनने के बाद लुई 16 ने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया कि वो सब के सब क्या करें कि पेरिस में जा कर के और लोगों पे, आप कह सकते हो कि माहौल को आतंकित कर दें। तो यहाँ पे पीजेंट रिवॉल्ट हो गया जून में, जिसमें कि लोगों ने पूरी तरह से कह सकते हो कि लूटपाट मचा दिया, रिकॉर्ड्स चला दिए गए। और बाद में ये जो नेशनल असेंबली की बात आती है, नेशनल असेंबली बाद में क्या हुई, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाई। क्यों कहलाई, आप भारत में भी देखते हो कि संवैधानिक सभा जो थी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कहा गया है, जहाँ पे लोगों ने मिल करके बैठकर अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ जो है वो क्रिएट किए, क्योंकि किस तरह से भारत जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यहाँ पे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी जो नेशनल असेंबली है, इसने क्या किया कि अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, पूरी तरह से सामंतवाद को ख़त्म करो और जो यूनिफॉर्म टैक्सेस हैं वो सबके लिए होंगे। अब ये बात नहीं रह गई कि भाई क्लर्जी जो है वो टैक्स नहीं भरेगा, वो प्रिविलेज्ड रहेगा, और उसके बाद में फिर जो नोबल्स हैं उनको बस मज़े करने हैं और कोई टैक्स नहीं भरना है, ऐसा नहीं रह गया था। अब इस नेशनल असेंबली ने क्या किया कि ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो इसने साफ साफ कह दिया कि नहीं, सब मिल करके टैक्स भरो, अगर इंजॉय सब करते हो तो टैक्स सब भरो। कहा गया कि बहुत सारे ऐसे नॉबल्स थे जो कि इमिग्रेंट्स की तरह, मतलब कि ये नेबरिंग कंट्री भाग गए, इन्हें डर था कि ये जो नेशनल असेंबली आई है पता नहीं इनको पनिश कर दे या फिर इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो ये नॉबल्स जो है वो भाग गए यूरोप के अलग अलग जगहों पे, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ में। कहा गया कि क्लर्जी जो है वो भी रिड्यूस हो गए, 1/3 जो इसमें थे उनको ये कहा गया कि भाई बहुत हो गया अब, कि चलो शासन करेंगे, क्लर्जी क्लास हैं, अब तुम सब क्या करोगे कि 1/3 जो तुम्हारा बच गया है हिस्सा, वो सब के सब सिविल ऑफिसर्स की तरह काम करोगे, बहुत हो गया शासन। तो इससे क्या हो गया कि पोप जो थे, पोप का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे हिंदुओं में धर्म गुरु हैं,
ठीक है। उसी तरह से ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में जो उनके हेड हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ करवाते हैं उनमें उनको पोप कहा गया है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि ये ख़त्म हो गया। ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट किसी ने किया तो आप कह सकते हो कि ये सपोर्टर्स थे नेशनल असेंबली, जिसने कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया था कि नहीं संविधान होगा, राजा का बहुत हो गया शासन, अब नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से एक और न्यू स्टोरी निकल कर आती है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल 14 जुलाई 1789। तो कहा गया कि ये जो फोर्ट था, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता था कारागृह की तरह, ठीक है, जेल के जैसा। और ये रॉयल जो ऑपरेशंस था उसका एक सिंबल था, उसकी एक निशानी थी। तो बास्टाइल के जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, मुश्किल से वहाँ पे 7-8 ही रहे होंगे, लेकिन इनको वहीं पे बंद करके रखा जाता था। और मेनली अगर देखा जाए तो वेपन्स यहाँ पे रखे जाते थे। तो जितने भी लोग थे, ठीक है, तो जब ये हल्ला फैला कि पेरिस की तरफ सेना की टुकड़ियाँ चलती आ रही हैं और पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, आम लोगों को मारा पीटा जाएगा, तो ऐसे चीज़ में लोग जो है वो बास्टाइल की तरफ कूच कर गए। वहाँ गए, उन्होंने इस फोर्ट को पूरी तरह से तहस नहस किया और जो इसके टुकड़े मिले, ठीक है, अवशेष रियून्स जो मिले, उसको इन्होंने अपने घरों में सजा लिया, मार्केट में जो है वो बेच दिया। इसलिए नहीं कि हाँ ठीक है ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि इनको बेच करके बहुत पैसे मिलेंगे, नहीं, इसलिए ताकि ये एक ऐतिहासिक घटना थी, ठीक है। तो इस दिन को बास्टाइल डे सेलिब्रेशंस की तरह भी मनाया जाता है। तो उस दिन क्या हुआ था कि पूरी तरह से इस पैलेस को, या कह सकते हो कि इस किले को ध्वस्त कर दिया गया था। और ध्वस्त करने के बाद लोगों में ये खुशी थी कि अब ये जो राजा का महल है या फिर जो कारागृह है, ये पूरी तरह से कारागृह टूट गया है, तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि बास्टाइल को तोड़ा इसलिए नहीं गया था क्योंकि बस यहाँ पे प्रिजनर्स बंद थे, इसलिए नहीं तोड़ा गया था। टूटने के पीछे इसके बहुत सारे कारण थे कि लोग जो थे वो इस खौफ में भी थे कि राजा जो है वो उन्हें पूरी तरह से सप्रेस करता है, उनकी राइट्स को यहाँ पे हैम्पर किया जाता है और उन पे राजा जो है वो निरंकुश हो गया है पूरी तरह से। तो नेक्स्ट है कि नेशनल असेंबली ने क्या किया कि यहाँ से अब एब्सोल्यूट मोनार्क से वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटेन में आप सुनते हो कि वहाँ पे राजा है और राजा के अंतर्गत ही जो संवैधानिक जो भी सभाएं हैं वो आती हैं। तो उसी तरह से फ्रांस में भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। जैसे फिर है आप आज़ादी की बात यहाँ पे की गई है, अधिकारों की बात की गई है, वो वोटिंग राइट्स की बात की गई है, जैसे यूएस का बिल ऑफ राइट्स है उस तरह से। तो कहा गया कि यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया राइट्स का। तो इनमें था क्या? तो सबसे पहले ये कहा गया कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि एनलाइटमेंट का आइडिया है कि राइट मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, जो भी लोग हैं उनको ह्यूमन और सिविल राइट्स मिलनी चाहिए, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ठीक है, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। और ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो है ये एक मेन डॉक्यूमेंट था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तो अभी टाइम था, तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये बनेगा तो ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। कहा गया कि उसी तरह से जैसे कि मैग्ना कार्टा है, बिल ऑफ राइट्स है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की डिमांड की गई थी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे इनको वोटिंग को भी एक्टिव और पैसिव में बांट दिया गया है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स की बात की गई है यहाँ पे। तो एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में एक्टिव उन लोगों को कहा गया है जो लोग की वोट दे सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें जो ये राइट्स हैं ये मेन को दिए गए, वीमेंस को इनसे दूर रखा गया है, ठीक है। इसमें फिर बताया गया है कि ये जो महिलाएं हैं उनको इस तरह का अधिकार अभी फ़िलहाल में नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी की बुक में, आप देखोगे कि मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। पुरुषों को जन्म से ही वो आज़ाद पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और उनको राइट्स जो है वो बराबर मिलने चाहिए। और वीमेन और स्लेव्स, इनको सिटीजन्स की तरह राइट्स जो है वो नहीं होते थे। तो अब ये तो कहीं से भी सही नहीं था कि वीमेंस जो है उनको राइट्स नहीं होने चाहिए या फिर जो स्लेव्स हैं उनको राइट्स नहीं होने चाहिए, ये अपने आप में सही नहीं था।
लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अभी नेशनल असेंबली जो है वो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की तरफ ही बढ़ रही है, तो चेंजेस आएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 1790 की। कहा गया कि पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टीज़ बनना स्टार्ट हुई यहाँ पे। इन बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इस समय में। बहुत सारे क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, जिसमें उन्होंने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, ठीक है, इन सब को आगे बढ़ाया गया कि इनके थॉट्स क्या हैं। ठीक है, जो क्लब्स हैं वो सोचती क्या है चेंज के लिए, इनका क्रांतिकारी जो बदलाव है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि बात आती है ज़ीरोडियंस की। ये जो है ज़ीरोडियन शहर से थे, इसलिए इनको ज़ीरोडियंस कहा गया। ये लिबरल्स थे। ये थे कि हाँ ठीक है, सोसाइटी जो है वो वीमेंस ने क्या किया कि वीमेंस ने भी 1789 अक्टूबर में ये बात कही है कि उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। और राइट्स उनके कैसे होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि राइट्स के लिए इनका सबसे पहला डिमांड यही था कि इनको भी राइट्स बराबरी के मिलने चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि विमेंस मार्च की बात की गई है 1789 अक्टूबर में। तो कहा गया कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हाई थी। ठीक है, फूड शॉर्टेज था। फ्रांस जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहा भी जाता है कि ये ब्रेड के लिए भी एक रेवोल्यूशन था। तो इसलिए भी ये स्ट्रगल कर रही थी, बिल्कुल भी जो पार्सियंस थे वो स्ट्रगल कर रहे थे ब्रेड के लिए। तो एक ये भी रीज़न है, कॉजेज़ है कि बास्टाइल का जो पैलेस है उसको तोड़ा गया, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि वहाँ पे बहुत सारा खाना है, रानी बहुत अच्छे से रह रही है, और जिस देश की प्रजा जो है इतने ज़्यादा हार्श कंडीशन में है, उसकी रानी जो है वो मज़े कर रही है। तो आप सुनने को भी मिलता है इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तब, कि यहाँ की जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, उसका कहना था कि अगर ब्रेड का शॉर्टेज हो गया है तो लोगों को केक खाना चाहिए। तो आप सोच लो कि वो किस तरह का उनका विचार रहा होगा और किस तरह की सोच रही होगी अपनी प्रजा के लिए। तो इसलिए भी अक्टूबर 1789 में विमेंस जो है वो मार्च कर गई, कूच कर गई बास्टाइल पैलेस की तरफ। और वहाँ पे जाकर जो हुआ उसको हम लोगों ने पढ़ा है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल 14 जुलाई 1789 के रूप में। कहा गया है कि रॉयल फैमिलीज़ जो है उनको इन्होंने अपने साथ पकड़ लिया और कहा कि चलो हमारे बीच रहना और देखना कि आखिर हमारी स्थिति कैसी है। अगर हम मुश्किल में रह रहे हैं तो आप मज़े में कैसे रह सकते। तो ये उनको भी अपने साथ ले आए, राजा और रानी को भी। राजा जो था उसका नाम था लुइस 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर 1790 की बात कर रहे थे कि इस समय में बहुत सारे क्लब्स जो है वो यहाँ पे उनका फॉर्मेशन हुआ। तो उनमें से एक थे जैकोबिन क्लब और दूसरा था ज़ीरोडियंस। जैकोबिन क्लब के लोग जो थे वो रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे, कि उनको आज भी बदलाव चाहिए, कल भी चाहिए, और बदलाव पे बदलाव उनको चाहिए। जबकि जो ज़ीरोडियंस थे, इनका ये साफ साफ मानना था कि ठीक है चेंजेस होने चाहिए, लेकिन इतना उसमें रोज़ रोज़ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे महिलाओं ने एक सोसाइटी फॉर्म किया जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वीमेन। तो ये जैकोबिन क्लब के बाद एक बेस्ट क्लब के रूप में ये भी सोसाइटी जानी गई है, समझी गई है, जिसको कि हम लोग बिल्कुल भी इस चैप्टर में और ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा एक किस्सा आता है यहाँ पे कि 1791 में क्या हुआ था। तो 1791 में अगर आप थोड़ा सा याद करो, फ्लैशबैक में जाओ अगर, तो आपको याद होगा कि जो एंटोनिएट थी वो रानी कहाँ की थी, वो रानी थी ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो किंग 1791 में जब नेशनल असेंबली का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, बोलबाला हो गया, ठीक है, राइट्स का डिक्लेरेशन हो गया, तो उसके बाद में फिर किंग लुइस जो है वो ऑस्ट्रिया भागने की फिराक में था, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। और यहीं से जो जैकोबिन्स हैं इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि रिपब्लिकन कंट्री होना चाहिए, ये रिपब्लिक का डिमांड किया इन्होंने। ठीक है, और उनका ये मानना था कि बिल्कुल भी ब्रिटेन की तरह हमारे कंट्री को भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लोगों ने यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो नेशनल गार्ड्स थे नेशनल गार्ड्स ने इन सबको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे इनको ब्रूटली मारा भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पूरी तरह से ये जो मूवमेंट है वो चलता रहा।
यहाँ पे जिरोडियंस तो है कि अब लिबरल फॉर्म में थे, तो उनके बारे में स्टोरीज़ जो है वो ज़्यादा दी नहीं गई है, लेकिन जैकोबिन क्लब के बारे में कहा गया है कि इन्होंने पूरी तरह से इतिहास ही बदल दिया यहाँ पे फ्रांस में। फ्रांस जो है वो इसी आइडियोलॉजी को देती है कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी क्या होती है, और बाद में चलकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया भी। तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो है ये मेनली पुअर क्लासेस से बना हुआ एक क्लब था, जिसमें कि आर्टिसंस, डेली वर्कर्स, ऐसे लोग शामिल थे। इनका ये बिलीव था, ये मानते थे कि जो पावर है, लड़ाई तो बहुत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पावर कुछ लोगों के हाथों में बंद करके फिर रह गई। निकले थे, कहते हैं ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, वही वाली हालत इन्हें लग रही थी कि हमने लड़ाई लड़ ली, ठीक है, नेशनल असेंबली बन गई, ओथ ले लिया, बहुत सारा डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन फिर से क्या हुआ कि पावर जो है वो प्रॉस्पेरस मिडिल क्लासेस और वेल्दी ट्रेडर्स के हाथों में रह गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके जो लीडर थे जैकोबिन क्लब के, मैक्समिलियन और रॉबेस्पियरे, ये अपने भाषण के थ्रू, कहा गया है कि जो काम हथियार नहीं कर सकती है वो काम ज़ुबान करती है। ज़ुबान का आघात हथियार से कहीं ज़्यादा होता है और कहीं ज़्यादा गहरा होता है। तो यहाँ पे ये जो रॉबेस्पियरे और मैक्समिलियन थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अब हमें जैकोबिन क्लब के थ्रू आगे बढ़ना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना है, और इन्होंने पूरी तरह से, आप कह सकते हो कि ये जो नेशनल असेंबली से निकली हुई जो अपर क्लास वाली मानसिकता थी, इसको इन्होंने चेंज करने का काम किया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको जैकोबिन क्लब तक आज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।